ढाका का धान मंडी इलाका। यहाँ 32 रेस कोर्स पर एक घर था। ये घर कोई आम घर नहीं बल्कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का था। 1 बीघे जमीन पर बनी साधारण सी 2 मंजिला इमारत थी। देश का राष्ट्रपति किसी अन्य मिडिल क्लास नागरिक की तरह इस घर में रहता था। मुजीबुर रहमान ऐसे ही थे, सामान्य जीवन जीने वाले। ये घर बांग्लादेश की आजादी से जुड़े आंदोलन का मूक गवाह भी था। बंगबंधु शेख मुजीब ने 26 मार्च 1971 को इसी घर से बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था। लेकिन आज से 49 साल पहले 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। उस दिन शेख हसीना ने केवल अपने पिता ही नहीं बल्कि परिवार के 17 लोगों को खोया था। शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना विदेश में होने की वजह से बच गई थी। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में जो हुआ वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। पिछले साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका टाइम्स में एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने अपने परिवार की नृशंस हत्या का विस्तृत ब्यौरा लिखा हुआ था। शेख हसीना लिखती हैं, अभी ठीक से सवेरा भी नहीं हुआ, दूर मस्जिद में अजान हो रही थी। अचानक गोलियां बरसनी शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट आसपास के इलाके में गूंज रही थी, जिसके शोर में अजान की आवाज खो गई। राष्ट्रपति आवास पर हमला हुआ था। हमला करने वाले किसी दूसरे मुल्क के नहीं बल्कि अपने ही वतन के लोग थे। आमतौर पर राष्ट्रपति आवास की सुरक्षा का जिम्मा सशस्त्र बलों की इन्फेंट्री डिवीजन का होता है, लेकिन 10-12 दिन पहले ही राष्ट्रपति आवास की सुरक्षा में तैनात बंगाल लांसर को हटाकर काली वर्दी में सेना के जवान तैनात किए गए थे। यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। मेरी मां ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जाहिर है मां ने यह मसला पिता के सामने भी उठाया होगा, लेकिन मेरे पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके खिलाफ कोई बंदूक उठाएगा, लेकिन उस दिन उनका भरोसा टूट गया। सैन्य वाहन राष्ट्रपति आवास को चारों तरफ से घेरे हुए थे। मशीन गन से गोलियां बरसाई जा रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर सभी लोग सकते में आ चुके थे। बाहर क्या हो रहा था ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मेरे भाई शेख कमाल ये जानने की कोशिश में रिसेप्शन तक पहुंचे कि क्या हो रहा है। उधर मेरे पिता के निजी सहायक मोहितुल इस्लाम कई नंबरों पर फोन मिला चुके थे, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। अब तक मेरा भाई कमाल रिसेप्शन से बाहर निकलकर बरामदे में आ चुका था। उसने मेजर नूर और कैप्टन हुडा को बरामदे में एंट्री करते हुए देखा। कमाल ने उनसे कहा, प्लीज देखिए ये सब क्या चल रहा है, हमारे घर पर किसने हमला किया। इससे पहले कि कमाल अपनी पूरी बात कर पाते, सेना के अधिकारियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। कमाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुख की बात तो यह थी कि कमाल पर गोलियां चलाने वाले मेजर नूर और मेजर हुड्डा दोनों मुक्ति संग्राम के दौरान उनके साथ काम किए हुए थे। वो एक दूसरे को बहुत करीब से जानते थे। बाहर मेजर सैयद फारूक एक मिलिट्री टैंक से हमारे घर को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहे थे। इस दौरान मेरे पिता ने फोन पर सेना प्रमुख शफीउल्लाह को सारी घटना की जानकारी दी। इस पर शफीउल्लाह ने कहा, मुझे देखने दो, लेकिन आप वहां से फौरन निकलने की कोशिश करें। तभी हमारे घर के टेलीफोन की घंटी फिर से बजी। पिता ने फोन उठाया। दूसरी ओर कृषि मंत्री अब्दुल रौफ सेनरियाबत थे, जो मेरे पिता की बहन के पति थे। उन्होंने बताया कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया है। पापा ने उन्हें बताया कि हमारे घर पर भी हमला हुआ है, और इसके बाद मेरे पिता ने अवामी लीग के 2 नेताओं अब्दुल रजाक और तोफेल अहमद को फोन लगाया, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। फोन रखने के बाद मेरे पिता कमरे से बाहर आए। सीढ़ियों की ओर जाकर वो अपने बेटे कमाल के बारे में पूछ रहे थे, तभी सीढ़ी के बीच वाले चबूतरे पर खड़े बदमाश ऊपरी मंजिल की ओर चढ़ने लगे। मेरे पिता उनमें से मेजर हुड्डा को पहचान सकते थे। उन्होंने हुड्डा को उसके पिता के नाम से पुकारा, क्या तुम रियाज के बेटे नहीं हो? आप क्या चाहते हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, उन्होंने गोलियां चला दी। मेरे पिता हथियारों की गोलियों से बेजान होकर सीढ़ियों पर गिर पड़े। मेरी मां भी सीढ़ी के पास आ रही थी। तब तक हथियारे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए थे। उन्होंने मेरी मां का रास्ता रोका और उन्हें अपने साथ जाने को कहा। उन्होंने कहा, मैं एक भी कदम नहीं बढ़ाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने उन्हें क्यों मारा? तुम मुझे भी मार डालो,
इसके बाद उन्होंने मेरी मां की हत्या कर दी। मेरे 2 भाई कमाल और जमाल की नई नई शादी हुई थी। हमलावरों ने उनकी पत्नियों की गोली मारकर हत्या कर दी। यहां तक कि उन्होंने हमारी मेड और मेरे 10 साल के भाई रसेल को भी नहीं छोड़ा। हमारे सहायक अब्दुल को भी गोली मार दी गई। हमारे घर के पास ही आम का पेड़ था। उन लोगों ने सभी शवों को इकट्ठा किया और उनकी पहचान करने लगे। मेरे चाचा स्वतंत्रता सेनानी थे और विकलांग थे। उन्होंने बार बार जान बख्शने की गुजारिशें की, लेकिन हमलावरों ने उनकी भी हत्या कर दी। मेरा छोटा भाई रसेल ये सब देखकर रो रहा था। उसने हमारी मेड रोमा का हाथ पकड़ रखा था और वो बार बार कह रहा था, मुझे माँ के पास जाना है। रोमा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी समय एक हत्यारे ने मेरे भाई को पहचान लिया। उसने रसेल से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। वो मेरे छोटे भाई को माँ और पिता के शव के ऊपर से घसीटते हुए ऊपर ले गए और माँ के शव के पास गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये खूनी खेल तकरीबन घंटे भर तक चला। जिस घर से बंगबंधु ने कभी बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था, वो घर उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खून से भर गया था। उस दिन शेख मुजीब के साथ 17 लोगों की हत्या हुई थी। उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और रेहाना उस वक्त विदेश में थी, इसलिए वो बच गई थी। शेख हसीना अपने पति वाजिद और बहन रेहाना के साथ जर्मनी में रहती थी। उनके पति परमाणु वैज्ञानिक थे। पिता की हत्या के बाद शेख हसीना भारत आ गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें शरण दी और यहां वो तकरीबन 6 साल तक रही। साल 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश लौटी, लेकिन उन्हें 3 साल हाउस अरेस्ट में बिताने पड़े। इस दौरान उन्होंने कई चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फरवरी 1996 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने फिर से जीत हासिल की, लेकिन शेख हसीना ने धांधली का आरोप लगाते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 महीने बाद खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन सकी। साल 2001 में फिर चुनाव हुए, लेकिन शेख हसीना की अवामी लीग चुनाव हार गई। साल 2009 तक शेख हसीना सत्ता से बाहर रही और साल 2009 में फिर चुनाव हुए। शेख हसीना दोबारा पीएम बनी। तब से वो लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में एक बार फिर चुनाव हुए और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 300 में से 224 सीटें जीती। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। हालांकि विपक्षी दलों ने धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया। इसके बाद 5 अगस्त 2024 की सुबह ढाका की सड़कों पर 4 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और इनमें से हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। इस बीच शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया और दोपहर तक प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शनकारियों के कब्जे में था। सेना सड़कों पर तैनात है, लेकिन वो मार्च करने वालों को रोक नहीं रही है। फिलहाल बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार गठन की बात कही है। शेख हसीना और उनकी बहन 5 अगस्त की शाम भारत पहुंची। फिलहाल वो भारत में है। आगे कहां जाएंगी ये अभी तय नहीं हुआ है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।